किया 1860 में। उसका काम क्या था? भारत के किसानों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के व्यापारियों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के उद्योगपतियों से पैसे इकट्ठे करना और अंग्रेजी सरकार को कोष में भरना, ये काम था। इसलिए उसका नाम दिया गया कलेक्टर। कलेक्टर माने टू कलेक्ट द मनी, पैसे इकट्ठे करने वाला अधिकारी कलेक्टर बना इस देश में। अंग्रेजों ने उसके लिए कानून बना दिया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर एक परीक्षा ली जाती थी, उस परीक्षा में अंग्रेजों को सेलेक्ट किया जाता था और भारत में कलेक्टर बना के नियुक्त किया जाता था। उनका मूल काम था गांव गांव, गली गली, नगर नगर से धन पैसा वसूल करके अंग्रेजों के खजाने में जमा करते रहना। इसके लिए वो हुआ करता था। अब आजादी आ गई, 15 अगस्त आ गया, 1947 हो गया। वो कलेक्टर तो अभी भी जिंदा है इस देश में, वो कानून तो अभी भी जिंदा है इस देश में। बस अंतर इतना है कि उसको पहले इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहा करते थे, अब उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कहा जाता है। पोस्ट तो वही है, अधिकार तो वही है, व्यवस्था तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जितने अधिकार इस देश में अंग्रेजों के कलेक्टर को हुआ करते थे, उससे कुछ कम अधिकार नहीं है आजादी के 62 साल के बाद। अब अंग्रेजों के समय के कलेक्टर का थोड़ा चेहरा साफ सुथरा हो जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो नाम उसका कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहीं कहीं उसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। काम उसका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। और हमारे देश में ये जो नए कलेक्टरों को तैयार किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम वही है जो 1860 में था, वही सिलेबस पढ़ाया जाता है उनको जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता था। हमारे देश में एक मसूरी नाम का छोटा सा स्थान है, वहां पर एक कॉलेज चलता है ये कलेक्टर लोगों की ट्रेनिंग के लिए। मैं कभी कभी वहां व्याख्यान देने के लिए जाता हूं। दुर्भाग्य से मेरे जैसे लोगों को कई बार वो बुला लेते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि तुम पहले तैयारी करते थे अंग्रेजों के जमाने में, वही तैयारी अब क्यों करते हो? अंग्रेज तो चले गए इस देश से। वो कहते हैं राजीव भाई क्या करें, कानून नहीं बदला, सिलेबस नहीं बदला, जो सिलेबस हम पढ़ते थे उस समय वही आज पढ़ते हैं, कानून भी वही है, इतिहास भी वही पढ़ते हैं जो अंग्रेज लिखकर छोड़ गए थे। अपना इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता हूं। इसलिए लगता नहीं कि कोई आजादी और स्वतंत्रता इस देश को मिल गई। और एक उदाहरण देता हूं, 1860 में अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। यह 1860 में बना। और इसके थोड़े दिन पहले एक कानून बनाया था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, केंद्रीय उत्पाद कर का कानून, वो थोड़ा पहले आया। और उसके 1860 में दूसरा आ गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इन दोनों कानूनों को बनाने के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंबी बहस हुई है। ये जानना बहुत जरूरी है हमको कि ये कानून आया क्यों। अंग्रेजों की संसद में बात हो रही है और ये अंग्रेज अधिकारी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 1857 में भारत में जो क्रांति हुई थी उसको वो विद्रोह कहते थे। क्रांति नहीं कहते थे, विद्रोह कहते थे। सैनिकों का विद्रोह था, ऐसा वो बोला करते थे। तो अंग्रेजी संसद में कह रहे हैं कि वो सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उस विद्रोह ने हमारी कमर तोड़ दी। ये खुद अंग्रेज कह रहे हैं अपनी संसद में। कमर कैसे टूटी? 10 मई 1857 को शुरुआत हुई मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले से। भारतवासियों का गुस्सा इतना तेज था, उबाल इतना ज्यादा था कि अंग्रेज अधिकारियों के घर जला दिए मेरठ में 10 मई 1857 की शाम 5 बजे के आसपास। और कई अंग्रेज अधिकारी जलकर उसमें मर गए। जो भागे घरों से निकलकर, मोहल्ले और पड़ोस के लोगों ने उनको पीट पीट के मार डाला, उनको हंसिए से काट डाला, गर्दन काट दी। मेरठ में इतनी बड़ी क्रोध की अग्नि फैली थी उस समय। अगले दिन दिल्ली में शुरू हो गया। 11 मई, 12 मई, 13 मई, 15 मई तक दिल्ली के सारे अंग्रेजों का कत्लेआम हो चुका था। एक अंग्रेज दिल्ली में 5 दिन के बाद जिंदा नहीं बचा। फिर जलंधर में शुरू हो गई, होशियारपुर में शुरू हो गई, कपूरथला में शुरू हो गई।
फिर ये क्रांति की लहर बरेली पहुंची, शाहजहांपुर पहुंची, सहारनपुर पहुंची। भारत के 350 स्थानों पर यह क्रांति 1 सितंबर 1857 तक फैल चुकी थी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेज इसमें मारे गए, इस क्रांति में। और भारतवासियों ने उनको हंसियों से काट दिया या लाठियों से पीट कर मार दिया, ऐसी स्थिति थी। माने साधारण भारतवासियों के मन में इतना गुस्सा और इतना प्रतिशोध था कि उन्होंने अंग्रेजों को खत्म किया। ये गुस्सा क्यों था? उसके कई कारण थे। उनमें सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेज बेतहा इस देश को लूट रहे थे, बेइंतहा लूट रहे थे। धन संपत्ति लोगों का लूट लूट कर इस देश से लेके लंदन जा रहे। अंग्रेज कितना लूट रहे थे इस देश को, एक ही उदाहरण देता हूं, सारे उदाहरण देने का तो समय नहीं है, वक्त नहीं है। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने कलकत्ता लूटा था और कलकत्ते को लूटकर जो धन जमा हुआ था वो लेके लंदन गया था। रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेशी हुई थी और उसको इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि तुम भारत से क्या लेके आए? तो उसने कहा भारत से नहीं लाया, भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक इलाके से कुछ लेके आया। करेक्शन किया उसने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट। उसने कहा पूरे भारत से लाना तो मेरे बस की बात नहीं है और हम अंग्रेजों को 1000 साल लगेंगे तब पूरे भारत से कुछ हम ला पाएंगे। मैंने तो भारत का एक राज्य बंगाल और उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक छोटा सा इलाका उतना ही लूटा है और वो धन मैं यहां लेके आया। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है कितना धन लेके आए? उसने कहा गिना नहीं है, गिनती नहीं की है, तो अंदाजा बता दो। तो वो कहता है कि आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इससे लगा लो कि भारत से जो धन मैं लूट कर लाया हूं वो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, हीरे जवाहरात हैं और बेशकीमती धातुएं हैं। ये सब भर भर के लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज लगे। और ये घटना जिस समय की है, उस समय का पानी का एक जहाज इतना बड़ा होता था कि उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन सामान आता था। आज जो पानी के जहाज हैं उनमें 250 से 1000 मीट्रिक टन सामान आता है। कुछ कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जिनमें 2500-3 हजार मीट्रिक टन सामान आता है। इस समय के जहाज बहुत विशालकाय हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जो जहाज हुआ करते थे 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल लेके जाते थे। अब एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन सामान आए, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम हो और ऐसे 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात अगर एक अंग्रेज लेकर जाए तो कितनी बड़ी लूट है, अंदाजा लगाइए। और ऐसी लूट किसी एक अंग्रेज ने नहीं की थी, जितने अंग्रेज आए सबने लूटा इस देश। दस्तावेज बताते हैं कि ये अंग्रेज आया जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव, वो लूट के ले गया। 7 साल वो इस देश में रहा, लूटता रहा। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा। फिर उसके बाद कर्जन आया, उसने लूटा। फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा। फिर लॉरेंस आया, उसने लूटा। फिर डलहौजी आया, उसने लूटा। फिर विलियम बेंटिंग आया, उसने लूटा। और ये लूट का सिलसिला तब तक चलता रहा जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश का आखिरी गवर्नर जनरल बन के आया। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू होकर और माउंटबेटन तक अंग्रेजों के 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए, सबने लूटा। किसी ने 7 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 3 साल। और ये सारा धन इकट्ठा हो होकर लंदन पहुंच गया। इस धन की ताकत पर अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति की, वरना इंग्लैंड के पास औद्योगिक क्रांति करने के लिए पूंजी नहीं थी। एक अंग्रेज की डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं। उस अंग्रेज का नाम था जेम्स वॉट, आपने सुना होगा। भाप के इंजन का आविष्कार उसने किया। जेम्स वॉट अपनी डायरी में लिखता है कि अगर मेरा जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत प्रवास के पहले हो गया होता तो मैं और मेरा आविष्कार दोनों ही मर गए होते। डायरी में आगे वो लिख रहा है कि मैं और मेरा आविष्कार क्यों मर गए होते। तो जेम्स वॉट कहता है कि किसी भी आविष्कार को फलीभूत होने के लिए, औद्योगिक तकनीकी में बदलने के लिए बहुत बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
बहुत धन की आवश्यकता होती है, और वो धन हमारे इंग्लैंड के पास कभी नहीं होता जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को